फिर डायल में आज भी अपने एक नया लेसन करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व लेसन नंबर 4 अपने पास है। ये 4 मार्क्स का है। इस लेसन की मार्क्स पे मत जाइए क्योंकि ये एक बेसिक लेसन है। आगे अपने चुंबकत्व से संबंधित 3 चैप्टर पढ़ेंगे। एक ये है, नेक्स्ट लेसन भी चुंबकत्व से संबंधित है और उससे नेक्स्ट लेसन भी चुंबकत्व से संबंधित है। तो ये जो है ये बेसिक लेसन है। इसको अगर अपने अच्छी तरह से करेंगे तो अपने पास 3 लेसन कंप्लीट होंगे। दूसरी जो बात है बता, जो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थी, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छी तरह से करते हो तो आपको चुंबकत्व भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों में लगभग सिमिलरिटी रहती है, दोनों एक जैसे डेरिवेशन लेके आती है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छी तरह से आता है तो चुंबकत्व में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब इस लेसन में अपने पढ़ेंगे क्या? इस लेसन में सबसे पहले पढ़ेंगे अपने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले अपने ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है और क्यों इसकी स्टडी की गई, इसकी पूरी सी पहले अपने हिस्ट्री देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या था, लगभग 200 साल पहले ये माना जाता था कि विद्युत क्षेत्र एक अलग चीज है, चुंबकीय क्षेत्र एक अलग चीज है। इसलिए विद्युत क्षेत्र को अलग तरह से पढ़ा जाता था, चुंबकीय क्षेत्र को एक अलग तरह से पढ़ा जाता था। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पे बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोग करके ये सिद्ध कर दिया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब अपने किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अब ये बात बताई किसने? ये बात प्रायोगिक रूप से स्पष्ट की थी ओरस्टेड ने। 1820 में ओरस्टेड ने ये प्रयोग किए थे। तो उसने कहा कि विद्युत धारा से अपने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। फिर अपने थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं। तो उसने कहा कि विद्युत धारा से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब विद्युत धारा के कारण यानी विद्युत क्षेत्र के कारण अपने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। जब ये प्रयोग सफल हुआ तो उसके बाद ये माइंड में आया, क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है? इसके भी सफल प्रयोग हुए, अगले लेसन में अपने पढ़ेंगे। फेराडे ने इससे संबंधित प्रयोग किए और फेराडे ने ये बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण आप विद्युत क्षेत्र जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। उनके प्रयोग भी अपने पढ़े हैं। तो इस तरह से ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। मतलब एक के कारण दूसरे को अपने उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहले जिस तरह से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अलग अलग स्टडी होती थी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया, विद्युत चुंबकीय प्रभाव इस तरह से अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से स्टडी की जाने लगी। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को आपस में संबंधित कर दिया कि एक के कारण अपने दूसरे को उत्पन्न कर सकते हैं।
अभी अपने ये पढ़ रहे हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित ओर्स्टेड साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ओर्स्टेड के प्रयोग पढ़े। ओर्स्टेड के प्रयोग पढ़े। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित ओर्स्टेड के प्रयोग क्या है। ओर्स्टेड ने ये प्रूव किया बेटा कि जब अपने किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये प्रयोग इन्होंने किया था 1820 में। 1820 में इस चीज को प्रायोगिक रूप से इन्होंने स्पष्ट कर दिया था। प्रयोग में क्या था, इनकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या थी, इसमें एक चालक तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संचायक सेल EP, धारा नियंत्रक RH और कुंजी K लगाते हैं। तार की समांतर इसके नीचे एक किलकित चुंबकीय सुई को रखते हैं इस तरह से। ये अपने पास एक चालक तार AB है, एक चालक तार AB, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल EP, धारा नियंत्रक RH और कुंजी K को लगाते हैं। कुंजी K, धारा नियंत्रक RH। ये अपने पास चालक तार AB, इसके साथ इसके जस्ट नीचे इसके समांतर क्या करते हैं, एक चुंबकीय सुई रखते हैं। ये किलकित चुंबकीय सुई है। किलकित चुंबकीय सुई का मतलब ये घूर्णन कर सकती है। किलकित चुंबकीय सुई का मतलब है ये क्या कर सकती है, घूर्णन कर सकती है। ये तो था प्रायोगिक सेटअप। जब अपने इसमें कुंजी लगाएंगे, चालक तार में क्या करेंगे, कुंजी लगाएंगे, सॉरी परिपथ में जब कुंजी लगाएंगे तब क्या होगा, जब अपने कुंजी लगाएंगे तो सेल से परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। जब अपने कुंजी लगाएंगे तो सेल से परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। ये चुंबकीय सुई जो है वो इस तरह से विक्षेपित हो जाएगी। चुंबकीय सुई इस तरह से विक्षेपित होगी। जैसे अपने कुंजी लगाएंगे परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तीसरा अपने क्या करते हैं, क्या इस धारा की दिशा बदल देंगे, तब अपने पास इस तरह का अब अपने इसका पॉजिटिव इधर कर दिया, नेगेटिव इधर। अब धारा की दिशा ये हो जाएगी। अब अपने पास चुंबकीय सुई इस तरह से विक्षेपित हो जाएगी, नॉर्थ साउथ, इस तरह से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। तो इस प्रयोग की क्या परिणाम निकाले, प्रयोग की परिणाम क्या है, प्रयोग की परिणाम, प्रयोग के क्या क्या परिणाम थे। नंबर 1, जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई अविक्षेपित रहती है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई अविक्षेपित रहती है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई अविक्षेपित रहती है। अपने इसको चित्र ए नाम दे देते हैं, इसको चित्र ब नाम दे देते हैं और इसको चित्र स नाम दे देते हैं। यानी चित्र ए के अनुसार, चित्र ए के अनुसार जब अपने चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो चुंबकीय सुई जो है अविक्षेपित रहती है। ये सेकंड, जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ये चित्र ब में पता लगता है। चित्र ब में इस तरह से क्या होती है, चुंबकीय सुई जो है
वो विक्षेपित हो जाती है। तीसरा विचार, जब धारा नियंत्रक से धारा को बढ़ाया या घटाया जाता है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ या घट जाता है। जब अपन क्या करते हैं, इस धारा नियंत्रक से धारा को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाएगा। अगर अपने धारा नियंत्रक से धारा को घटाएंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो धारा नियंत्रक से जब धारा को बढ़ाया या घटाया जाता है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान क्या होता है, बदलता है। धारा नियंत्रक से धारा को बढ़ाएंगे तो विक्षेप बढ़ जाएगा, धारा नियंत्रक से धारा को घटाएंगे तो विक्षेप घट जाएगा। चौथी बात अपने पास क्या है, चौथी स्थिति ये है कि यदि तार में धारा की दिशा बदल दी जाए, यदि तार में धारा की दिशा बदल दी जाए, धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। अगर अपने धारा जो बह रही थी उस धारा की दिशा को बदल दिया तो इस चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा जो है वो बदल जाएगी। इन प्रायोगिक परिणामों से एक बात स्पष्ट हो गई कि चुंबकीय सुई में विक्षेप केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। अतः ये जो विक्षेप आ रहा है ये इसमें धारा प्रवाहित करने के कारण आ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके चारों तरफ क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अतः जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। जब अपने किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये बात ओर्स्टेड ने प्रायोगिक रूप से स्पष्ट कर दी। अब आता है प्रयोग के निष्कर्ष क्या निकाले उन्होंने प्रयोग से, क्या क्या कंक्लूजन निकाले उन्होंने। पहली बात उन्होंने ये बताई कि जब तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करती है। धारा की प्रबलता का मतलब ये है कि तार में अगर कम धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप कम उत्पन्न होगा, अर्थात कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर तार में प्रवाहित धारा को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप ज्यादा उत्पन्न होगा, अर्थात अपने पास क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करती है। धारा की प्रबलता पर निर्भर करती है।
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करती है। नंबर 2, दूसरी बात उन्होंने बताई कि यदि अपने इस चुंबकीय सुई को दूर ले जाएं, इस धारावाही तार से अगर चुंबकीय सुई को दूर ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो कम होता जाएगा, अर्थात चुंबकीय सुई में विक्षेप घटता है। धारावाही तार से चुंबकीय सुई की दूरी बढ़ाने पर सुई में विक्षेप कम होता है, अर्थात दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र घटता है। यानी तार से जब दूरी बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होती है, कमी होती है। जब अपने पास क्या है, तार से दूरी बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या आती है, कमी आती है। तो तीसरी बात जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यदि तार में धारा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ये चुंबकीय सुई का साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। साउथ से नॉर्थ की ओर, जैसे ये बह रही है, साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम में विक्षेपित हो जाता है। क्या है कि जब तार में धारा साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है तो क्या होता है, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जो है वो पश्चिम में विक्षेपित हो जाता है। चौथी बात, यदि तार में धारा नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये वाली नॉर्थ से साउथ की ओर धारा बह रही है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जो है, पूर्व में विक्षेपित हो जाता है। यदि तार में प्रवाहित धारा की दिशा क्या है, साउथ से नॉर्थ की ओर है, जैसा कि अपने रखा हुआ है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम में विक्षेपित होगा। और यदि तार में प्रवाहित धारा की दिशा नॉर्थ से साउथ कर देंगे तो इसका जो अपने पास उत्तरी ध्रुव है वो पूर्व में विक्षेपित होगा। पांचवी बात, यदि तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखते हैं, यानी ये जो धारावाही तार है, इस तार को चुंबकीय सुई के नीचे व्यवस्थित करते हैं तो विक्षेप की दिशाएं बदल जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि तार के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है। अब बात आती है कि अपने को कैसे पता चला कि ये नॉर्थ पोल जो है वो पश्चिम में विक्षेपित हुआ या पूर्व में विक्षेपित हुआ। तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम है। चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम है। अपने को नियम देख लेते हैं, क्या नियम है। चुंबकीय सुई में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उस विक्षेप की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने पास एक नियम है। क्या नियम है? SNOW का नियम। ये नियम, इस नियम से अपने क्या करते हैं, चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा ज्ञात करते हैं। यह नियम चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। इस नियम के अनुसार यदि तार में धारा जो नियम है उसी से लिखेंगे। तार में धारा साउथ से नॉर्थ की ओर, इसका मतलब है साउथ, तार में धारा साउथ से नॉर्थ की ओर, एस से एन की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है तथा
तथा तार चुंबकीय सुई के ओ का मतलब है ओर मतलब ऊपर, चुंबकीय सुई के ऊपर मतलब ओर ऊपर स्थित है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम मतलब वेस्ट, पश्चिम में विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम में विक्षेपित हो जाएगा। सिंपल सा नियम, जैसा नियम लिखा है उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। जब किसी चालक तार में धारा साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है, एस से एन की ओर प्रवाहित होती है और तार चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जो है वो पश्चिम में विक्षेपित हो जाता है। इस तरह से अपने क्या करते हैं, इस विक्षेप की दिशा ज्ञात करते हैं। हालांकि एक नियम और आता है, एम्पियर के तैरने का नियम है, लेकिन ये आसान सा नियम है, अपने इसी से इसको ज्ञात करेंगे। अब आता है अपने पास, क्योंकि बार बार चुंबकीय क्षेत्र की बात आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे? अपने चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक लिखेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की विमा लिखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र है क्या चीज? अब अपने पढ़ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? किसी धारावाही तार या चुंबक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अपने पास ये कोई धारावाही तार है, इसके चारों तरफ, या अपने पास ये कोई चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर किसी धारावाही तार या चुंबक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी धारावाही तार या चुंबक के चारों तरफ उत्पन्न जो क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक परिभाषा अपने और पढ़ेंगे क्या, ये अच्छी तरह से समझ में थोड़ा अगले चैप्टर में अपने पढ़ेंगे तब आएगी, लेकिन क्योंकि अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे लगभग उसी तरह की ये परिभाषा है। क्या होता है? दूसरी परिभाषा अपने पास ये है, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र के नाम है चारों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चारों नाम जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के। यह एक सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। इसे वेक्टर बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको वेक्टर बी के द्वारा अपने प्रदर्शित करेंगे। तो अपने दो तरह से एक परिभाषा पढ़ ली। पहले अपन पढ़ ले क्या, किसी धारावाही तार या चुंबक के चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरा अपन पढ़ लिया कि अपने पास क्या है, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल है और उसके लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है, इसको वेक्टर बी के द्वारा व्यक्त करें।
ये तो होगी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब अपने इसको एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी इसकी पढ़ना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की गणितीय परिभाषा पढ़ना चाहिए। जब अपने क्या करते हैं, किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। अपने मान लेते हैं कि अपने पास m द्रव्यमान q आवेश का एक कण है, m द्रव्यमान और q आवेश का m द्रव्यमान और q आवेश का एक कण है जो वेक्टर v वेग से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v में गति करता है। m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण है जो वेक्टर v वेग से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v में क्या करता है, गति करता है। तो इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो अपने देखते हैं। नंबर 1, इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा बच्चे वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा। चुंबकीय बल आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, अर्थात जो बल लग रहा है F वो Q के क्या होगा, समानुपाती होगा, आवेश के परिमाण के क्या होगा, समानुपाती होगा। F इज प्रोपोर्शनल टू Q। नंबर 2, दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होगी। चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू B। ये समीकरण नंबर आ गई 2। तीसरा विचार, आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग घटक के समानुपाती होता है। तीसरा है, आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। v sin थीटा के समानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू v sin ये अपने पास 3 बातें आ गई। इन तीनों को अपने आपस में मिला देते हैं। समीकरण 1, 2 तथा 3 से अपने पास आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। जब समानुपाती को बराबर में बदलते होता है तो एक नियतांक आ जाएगा, तो QVB sin थीटा। ये समीकरण नंबर आ गया 4। अब अपने मात्रक पद्धतियों का चयन इस प्रकार से करते हैं कि अपने पास K की वैल्यू 1। मात्रक पद्धति का चयन इस प्रकार करते हैं कि K इज इक्वल टू 1। K अगर 1 है तो इस समीकरण से अपने पास F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपने पास आ गया QVB sin थीटा। ये जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है उस बल का परिमाण आ गया अपने पास F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब इससे अपने क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे। किस तरह से देखिए, अगर अपने पास यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलम, V इज इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकेंड तथा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम, V इज इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकेंड और थीटा 90 हो तो इस समीकरण नंबर 5 से समीकरण 5 से अपने पास क्या रहेगा, F इज इक्वल टू 1
1 sin 91 F इक्वल टू आ जाएगा B। अर्थात एकांक धनावेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। जैसे बच्चे एकांक धनावेश एकांक वेग से जो अपने लिखा है उसी को अपने शब्दों में लिखते हैं। अर्थात एकांक धनावेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। एकांक धनावेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करता है तो आवेशित कण पर जो चुंबकीय बल लगता है उसी बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आता है बेटा मात्रक। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अपने लिखें। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? पहला अपने पास टेस्ला टी से लिखना या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या वोल्ट सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर या न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ये चारों मात्रक एसआई पद्धति में काम में लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो काम आते हैं ये पहले दो काम आते हैं। ये चारों ही एसआई पद्धति के मात्रक हैं। टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या वोल्ट सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। चारों ही मात्रक अपने पास एसआई पद्धति के हैं। कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा वो टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखा हुआ मिलेगा। ये तो हो गया एसआई पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या है? सीजीएस पद्धति में और इन दोनों का जो संबंध होगा वो संबंध आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि मोस्टली जो वैल्यू दी जाती है चुंबकीय क्षेत्र की वो सीजीएस पद्धति में दे देता है और अपने को उसे एसआई पद्धति में कन्वर्ट करना होगा। तो अपने पास एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन भी आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अपने पास क्या है? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है गाउस। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है गाउस और इसको जी से लिखते हैं। दूसरा मात्रक इसका है सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल प्रति सेमी स्क्वायर। गाउस जी से लिखेंगे या फिर मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। मोस्टली गाउस लिखा हुआ मिलेगा आपको। और एक गाउस जो होता है वो 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। एक गाउस जो है वो 10 की घात -4 टेस्ला के बराबर होता है। ये गाउस और टेस्ला में रिलेशन बेटा अच्छे तरह से आपको याद रखना है। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की विमा अपने इस मात्रक से लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की विमा विमा अपने पास ऊपर क्या है? न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। बल की विमा अपने जानते हैं
बल की विमा m1 L1 t माइनस 2। एम्पियर ये मूल मात्रक है, इसकी विमा a1। मीटर लंबाई का मात्रक है L1। तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की विमा आ जाएगी m1 L0 t माइनस 2 a माइनस 1। ये चुंबकीय क्षेत्र की अपने पास विमा है m1 L0 t माइनस 2 a माइनस 1। अब अपने बात की सुविधा है तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे राशि है? सदिश राशि। तो जो सदिश राशि होती है बेटा उसकी दिशा होती है, तो दिशा होगी तो इसकी दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम होंगे। अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है? क्योंकि अपने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है, और अगर सदिश राशि है तो फिर क्या होगी? दिशा होगी, और दिशा होगी तो उस दिशा ज्ञात करने के कोई नियम होंगे। वो नियम आपको पढ़ने हैं, और ये नियम आपको अच्छी तरह से पढ़ने बेटा, क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम अपने को पता नहीं है या अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो अपने को आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छी तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना सीख लीजिए। तीनों लेसन मैंने 3 लेसन बताए हैं चुंबकत्व से संबंधित। तीनों लेसन बड़े आसान हैं अगर आपको दिशा ज्ञात करनी होती है। तीनों ही लेसन दिशात्मक है, मतलब दिशा आ रही है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, दिशा नहीं आती है तो आप कितना ही रख लीजिए, इसमें कुछ पल्ले पड़ेगी नहीं आपके पास। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए नियम बिल्कुल आसान से तरीके से समझना है, आसान से तरीके से समझना है और इसको अप्लाई करके देखना है। जब आप अप्लाई करोगे खुद से तब भी आपको ये नियम अच्छी तरह से समझ में आएंगे। सबसे पहला अपने पास है दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? यदि किसी धारावाही, ये दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी बोल देते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ऐसे भी बोल देते हैं, अंगूठे का नियम। ये नियम किसके लिए है? ये धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए है। धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। इस नियम के अनुसार यदि धारावाही तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है। ये नियम कहता है, इस नियम के अनुसार ये अपने पास एक धारावाही तार, इसमें I प्रबलता की धारा ऐसे बहती है। ये कहता है कि इस तार को, ये जैसे तार है इसमें ऊपर की तरफ धारा बह रही है, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां, ये मुड़ी हुई अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है। यानी अपने जब दाहिने हाथ में इस तार को इस तरह से पकड़े कि अंगूठा जो है वो तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये मुड़ी हुई अंगुलियां क्या करेगी? मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है। मुड़ी हुई अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर अपने स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। दूसरा नियम इसी से रिलेटेड ही है, दूसरा है मैक्सवेल पेच नियम। मैक्सवेल पेच नियम, पेच नियम बिल्कुल आसान से होता है। दक्षिणावर्त पेच का नियम ऐसे भी बोल देते हैं, या मैक्सवेल पेच नियम। अपने पास ये एक धारावाही तार है, इसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है। अब अपने एक पेच लेते हैं, स्क्रू जिसको अपने बोलते हैं, इस तरह की स्थिति में अपने पास पेच होता है।
इस तरह से इस पेज को घुमाएंगे और इस तरह से घुमाएं कि इसकी नोक जो है वो धारा की दिशा में बढ़े। नोक जब धारा की दिशा में बढ़ेगी तो जो घूमने की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को व्यक्त करेगी। यानी पेज को अपने ऐसे घुमाएंगे इस तरह से, तो ये क्या होगी, इसकी नोक ऊपर जाएगी धारा की दिशा में। नोक धारा की दिशा में जानी चाहिए। नोक धारा की दिशा में जाएगी तो जिस दिशा में अपने इसको घुमाएंगे, टर्न करेंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को व्यक्त करेगी। और फिर वही चीज कि इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये तो दो नियम हो गए बुक के। अब मैं जो नियम बता रहा हूँ, मैं सारे जगह इसी नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करूँगा। आप भी इसको अच्छी तरह से याद रखना, अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको। बिल्कुल आसान सा विचार और सीधे अपने क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ये धारा जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे। क्या है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम, और मैं इसको बोलता हूं चपेट का नियम, चपेट का नियम। देखिए चपेट आप जानते हो सारे, ठीक है ना, तो ये चपेट का नियम है। और अपने इससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें, बिल्कुल इजी से। कैसे, अपने पास ये तार, इसमें I प्रबलता की धारा बह रही है। इस तार के कारण इस बिंदु P पर अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं। सिर्फ इसी दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, अपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, चपेट के नियम का उपयोग करेंगे। क्या है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम बोल देते हैं अपने। दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएंगे। अब अंगूठे को तार में प्रवाहित धारा की दिशा में रखेंगे और इन अंगुलियों को उस बिंदु की दिशा में रखेंगे जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अंगूठे को धारा की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ हो, तो हथेली पर डाला गया लंब बाहर की तरफ, हथेली पर डाला गया लंब बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। दोबारा सुनिए बेटा, इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएं, अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो जिस पर अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली पर डाला गया लंब बाहर की तरफ या चपेट की जो दिशा होगी वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब देखिए, अंगूठा धारा की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां P बिंदु की तरफ। अब चपेट की दिशा किधर जाएगी, नीचे की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ होगी तल के लंबवत नीचे की तरफ। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, तल के नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र को अपने क्रॉस से दर्शाएंगे, अपने सभी जगह क्रॉस से दर्शाएंगे। और 99% जब भी चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से दर्शाया हुआ है वो क्या होगा, तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा। नियम नहीं है बेटा, लेकिन इस तरह की स्थिति होगी। अगर अपने इस क्यू बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहेंगे, क्यू बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहेंगे, तो अंगूठा धारा की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उस बिंदु की तरफ। अब हथेली पर लंब डालेंगे बाहर की तरफ, या चपेट जो है वो इस दिशा में आएगा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगी। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगी। और तल के लंबवत ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो है उसे डॉट के द्वारा दर्शाएंगे। इसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि अपने जब भी किसी सदिश को व्यक्त करते हैं तो सदिश को व्यक्त करने के लिए अपने तीर का उपयोग करते हैं। सदिश का प्रदर्शन करने के लिए अपने क्या करते हैं, तीर का उपयोग करते हैं। अगर ये तीर नीचे की तरफ जा रहा है, अगर दिशा नीचे की तरफ है तो तीर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो अपने को ये पूंछ दिखेगी, इसकी ये पूंछ दिखती है, टेल दिखती है, और ये पूंछ जो है वो क्रॉस के रूप में दिखेगी। और अगर दिशा ऊपर की तरफ है तो तीर बाहर की तरफ आएगा ऐसे,
तो अपने को इस तीर की नोक दिखेगी और नोक जो है वो डोट की तरह होगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की तरफ है, ये चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है नीचे की तरफ। अपने साथ सब जगह आगे जहां भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे अपने इस चपेट के नियम की सहायता से ही ज्ञात करेंगे। अच्छी तरह से इसको अप्लाई करके देखना, तार में धारा प्रवाहित करके उसके ऊपर नीचे पॉइंट लेना और उन पॉइंट्स पे आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, आपके अच्छी तरह से ये समझना चाहिए। चौथा अपने पास है धारावाही लूप के कारण, धारावाही लूप के कारण, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर अपने पास धारावाही लूप है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें? अपने पास ये लूप है, इसमें I प्रबलता की धारा बनी, ये दाहिने हाथ का नियम यूज करेंगे क्या? अंगूठे और अंगुलियों को परस्पर लंबवत फैलाएंगे। अब अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाएंगे, अंगुलियों को धारा की दिशा में, अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाएंगे तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। अगर लूप में धारा ऐसे बह रही है, ऐसे मीन्स क्लॉकवाइज बह रही है, क्लॉकवाइज बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा। लूप में धारा क्लॉकवाइज बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की तरफ। अगर बेटा लूप में धारा एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो अपने पास अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाएंगे, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। तो दाहिने हाथ के नियम से ही अपने क्या करते हैं, लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करते हैं। तो ये था बेटा अपने पास विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छी तरह से बेसिक समझ के लिए आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। अपना चैनल है फीडबैक पे जाइए, बेल आइकन बटन दबाइए बेटे, ताकि जिससे मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन हो। थैंक यू बेटे।